कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 चल रहा था, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसका आज छठा क्लास है। 5th क्लास में मैंने व्यापार के बारे में बताया था कि व्यापार क्या होता है, व्यापार की क्रियाएं किस प्रकार की जाती है, व्यापार की क्या क्या विशेषता होती है, व्यापार के क्या प्रकार होते हैं और व्यापार का महत्व क्या होता है। ये हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि व्यापार किसे कहते हैं। एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बता देता हूँ। व्यापार वह क्रिया है जिसका वस्तु और सामान, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान धन कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। या ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना ही व्यापार कहलाता है। ठीक, तो व्यापार के कितने प्रकार होते हैं ये मैंने बताया था, और जितने प्रकार आप पढ़े हो इस प्रकार का अलग से एक एक चैप्टर है जिसको हम आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, व्यापार के सहायक। ठीक, व्यापार के सहायक। व्यापार मतलब जो हम लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं वो होता है व्यापार। और उस व्यापार में सहायक का मतलब होता है व्यापार में जो मदद के लिए जिन जिन चीजों की या जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है या जिन जिन क्षेत्रों की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है सहायक। मतलब व्यापार में किन किन चीजों की सहायता से हम अपने व्यापार को संपन्न कराते हैं। व्यापार में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उद्योग में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक तक पहुंचाकर उन्हें संतुष्ट कराने में जिन जिन क्षेत्रों का, जिन जिन साधनों का या जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह व्यापार के सहायक कहलाते हैं। बोलता है व्यापार की विभिन्न क्रियाएं, साधनों एवं संसाधनों के सहयोग लिया जाता है। ये तो पता है, व्यापार में हम बिना किसी की सहायता से नहीं कर सकते। आगे बोलता है वर्तमान समय में व्यापार की प्रकृति को देखते हुए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेना आवश्यक हो गया है। यदि इसका सहयोग ना लिया जाए तो व्यवसाय में अपना अस्तित्व रूप से खो देगा, इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए व्यापार के सहायक कहा गया है। व्यापार के सहायक में सबसे पहला बोला है परिवहन। परिवहन, ठीक है। अब बताइए, बिना परिवहन के क्या आप अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं? कभी नहीं भेज सकते। तो परिवहन के साधन, अब ये परिवहन के साधन आप लोग पढ़े हो, है ना। परिवहन में जैसे आप लोगों का जल, है ना, जहाज के माध्यम से भेजो, सड़क के माध्यम से भेजो, चाहे रेलों के माध्यम से। क्या आप अपने सामान को बिना परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हो? कभी नहीं भेज सकते। तो व्यापार में सहायक का सबसे पहला अंग है परिवहन, क्योंकि व्यापार में जो वस्तुएं उत्पादित होती है जरूरी नहीं कि वह वस्तु उसी स्थान पर बिक जाए। जैसे आप अगर रायपुर शहर में रहते हो तो जो वस्तुएं रायपुर में बनती है तो क्या वो रायपुर में ही खपत, अगर रायपुर में भी बनती है तो भी आपको रायपुर में जहां पर सामान बनती है वहां से आपको बाजार तक ले जाने में भी कोई ना कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी न किसी के माध्यम से ही आप क्या करोगे, वस्तुएं बाजार में, मार्केट में लाकर बेचोगे। अर्थात आपको परिवहन की आवश्यकता हर एक क्षेत्र में पड़ेगी, चाहे अपना सामान उसी शहर में बेचना पड़े या उसी राज्य में बेचना पड़े, उसी देश में बेचना पड़े या किसी अन्य देश में बेचना पड़े। किसी भी देश में यदि आप या किसी भी क्षेत्र में यदि आप अपने वस्तुओं का विक्रय करना चाहते हो तो वस्तुओं को उस क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। व्यापार के विस्तार एवं प्रसार के लिए परिवहन साधन का महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मार्ग, पानी जहाज के कारण देशी विदेशी व्यापार में पर्याप्तता प्रगति हुई, क्योंकि हम अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं तो किसके माध्यम से भेजेंगे? अब जहाज या जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में अपना सामान को भेज सकते हैं। अगला होता है संचार के साधन, दूसरा है संचार। संचार मतलब होता है आपको बातचीत करना। बातचीत करने के लिए आपको संचार के साधन पड़ेंगे, जिसमें आपका टेलीफोन,
पत्र, तार, ये सब चीज आते हैं। आपको अगर किसी ग्राहक से या किसी अन्य व्यापारी से बातचीत करना है तो क्या आप बार बार जाके उससे बातचीत करोगे? आप दिल्ली में रहते हो, अगला व्यापारी जो है वो मुंबई में रहता है, तो सोचिए दिल्ली और मुंबई बार बार आप अप डाउन कर सकते हो? नहीं। तो इससे सबसे अच्छा साधन है टेलीफोन। पहले समय में हम लोग पत्र और तार का उपयोग करते थे, पत्र और तारों का उपयोग करते थे, किंतु आज के समय में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से ही हमारी सब चीज व्यवस्था हो जाती है, संचार का माध्यम। बोलता है व्यापार की प्रगति के संचार के साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये व्यापार के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संदेश देना कभी कभी संभव नहीं, पत्र के माध्यम से संदेश भेजना संभव नहीं, अतः बिना संदेश के व्यापारिक क्रियाकलाप संभव नहीं। डाक, तार, फैक्स, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख प्रचलित साधन है। उसके बाद आता है बैंक। अगला साधन है, अगला सहायक है बैंक। अब पैसे का लेन देन हम किसके माध्यम से करते हैं? बैंकों के माध्यम से। अगर कोई व्यापारी दिल्ली में रह रहा है या कोई व्यापारी मुंबई में रह रहा है, तो दिल्ली वाला अगर मुंबई में पैसा भेजना चाहता है तो क्या वो आकर देगा? नहीं देगा। अगर वो ला कर देगा तो सबसे पहली बात तो आने और ले जाने में पैसा चोरी होने का डर होता है, सामान घूमने का डर होता है, पैसे का बॉक्स घूम जाए या चोरी हो जाए तो इसकी समस्या, इसका जोखिम बहुत होता है। इसलिए अच्छा है कि बैंकों के माध्यम से हम अपने पैसे का हस्तांतरण करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे को भेजना बैंकों के माध्यम से संभव, क्योंकि व्यापार में व्यापारी दूर दूर से माल मंगवाते हैं। अब सपोज मान लो आप किसी विदेश से माल मंगा रहे हो, तो क्या विदेश से माल मंगा तो लिए, किंतु पैसा भेजने के लिए क्या बार बार जाना पड़ेगा? पैसे में आपको जितने का सामान लेंगे उतने का खर्चा हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि बैंकों के माध्यम से व्यापार में विस्तार करो, मतलब बैंकों के माध्यम से अपने पैसे का लेन देन करो, जिससे हर एक जो सुविधा होता है। बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। वस्तुओं के भुगतान, व्यापारियों को ऋण प्रदान करना, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में उसका कार्य उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट होता है बीमा। बीमा मतलब होता है वस्तुओं को या हमको हानि से जोखिम का हर्जाना। जैसे मैं समझा रहा हूं, सुनना। बीमा, आप पानी के जहाज से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो। सपोज एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत से आपका वस्तु अमेरिका जा रहा है, ठीक है, अमेरिका जा रहा है। हो सकता है आप करोड़ों रुपए का सामान एक स्थान से, ठीक है, करोड़ों रुपए का सामान आप भेज रहे हो। सपोज मान लो समुद्र में कुछ ऐसी घटना घट गई कि आपका सामान या आपका जहाज पूरा का पूरा नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो सोचो अगर करोड़ों रुपए का नुकसान आपको हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कहां से लाओगे करोड़ों रुपए का नुकसान? तो इससे अच्छा है कि आप जो वस्तुएं भेज रहे हो उसका अपन क्या करा लो? बीमा करा लो। क्योंकि हम लोग अगर बीमा करवा लेते हैं तो अगर कोई सामान को क्षति पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो हम उस बीमा का दावा प्रस्तुत करके उस क्षति से क्षतिपूर्ति क्या कर सके? प्राप्त करें। अगर जो हमको क्षति हुई है उस क्षति से हम क्या कर सके? क्षति की पूर्ति मिल जाए, मतलब जो हमको नुकसान हुआ है उसका हमको भरपाई मिल जाए। बोलता है उद्योग में सामान व्यापार में एक जोखिम युक्त कार्य है। अग्नि, समुद्री तूफान आदि की क्षति होने से सदैव संभवता होती है, अतः इसके लिए या इस प्रकार के जोखिम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा द्वारा किया जाता है। बीमा व्यापार में वृद्धि होती है। मान लो अगर आप सामान भेजते हो तब की ये स्थिति है। अगर सामान नहीं भेजते हो और आप अपने गोदाम में सामान को रखे हो, सामान को आप अपने गोदाम में भर के रखे हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए और आपके गोदाम में आग लग जाए, पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया, तब ऐसी स्थिति में इसका नुकसान कौन करेगा? तब इससे अच्छा है कि आप जो सामान बनाए हो या अपने गोदाम में सुरक्षित रखे हो उस सामान का बीमा करवाओ। बीमा करा लोगे तो इस सामान की क्षति से हमको जो भी क्षति हुआ उसकी क्षतिपूर्ति हमको प्राप्त होगी। उसके बाद आता है भंडारण। भंडारण गृह का मतलब होता है वस्तुओं को सुरक्षित रखना, क्योंकि हम वस्तु का उत्पादन आज किए हैं तो कल मार्केट में ले जाकर नहीं बेच सकते। अर्थात आज हम वस्तुओं का उत्पादन करे हैं तो कल हम मार्केट में ले जाकर बेचेंगे, ऐसा
वस्तुओं का उत्पादन जो होता है उसको मांग के अनुसार व्यापार में बाजार में पूर्ति की जाती है। वह मांग बढ़ेगी तब, किंतु वस्तुएं अगर पर्याप्त मात्रा में है, बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो और वस्तुओं को भेजने से वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी, और वस्तु की कीमत में कमी आई तो व्यापार में हानि होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि अगर ज्यादा वस्तुएं आपके पास हो तो आप उसको एक भंडार गृह में सुरक्षित रख लो, भंडार गृह में सुरक्षित रख लो, और बाजार में जैसे जैसे वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी आप अपनी वस्तु को भंडार गृह से निकालकर मार्केट में ले जाओ और वस्तुओं का विक्रय करो। अर्थात वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना, वस्तुओं को नुकसान से बचाना और कीमत में स्थिरता लाने के लिए हमको क्या चाहिए, भंडार गृह की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है शेयर एवं उपज बाजार, विज्ञापन एवं विक्रय कला। ये आपको पता है, किसी भी वस्तुओं को विक्रय करना, किसी भी वस्तुओं को बेचना या किसी भी ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी देने के लिए हमको विक्रय की विज्ञापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना विज्ञापन के आप वस्तुओं को नहीं बेच सकते, क्योंकि जब तक आप विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की जानकारी ग्राहक को दोगे नहीं, ग्राहक वस्तु की जानकारी प्राप्त नहीं करेगा तो ग्राहक उस सामान को कभी नहीं खरीदेगा जिसके बारे में वो नहीं जानता। ठीक, उसके बाद आता है ग्राहक सेवा केंद्र अन्य। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार वाणिज्य उद्योग है, उसमें अंतर आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आता है व्यावसायिक जोखिम। ठीक, व्यावसायिक जोखिम, व्यावसायिक जोखिम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली जोखिम है, हानि है जो अनिश्चित होती है। जोखिम, जोखिम मतलब व्यापार में होने वाली हानि। अब बताओ, अगर आपका व्यापार हमेशा लाभ होता है, लाभ कमा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इस महीने अगर मेरे को लाभ हुआ है तो अगले महीने भी लाभ होगा या अगले साल में मेरे को लाभ होगा? नहीं बोल सकते। ये क्या है? लाभ या हानि अनिश्चित है, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। उसी तरीके से व्यापार में जो जोखिम होता है वो अनिश्चित होता है। बोलता है जोखिम हानि का संयोग है या किसी भावी प्रतिकूल घटना के घटने की संभावना। जोखिम का अर्थ बताया है, भविष्य सदैव अनिश्चित रहता है, यही कारण है कि भविष्य में क्या होगा इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यदि परिणाम अनुमान के अनुकूल आ जाए तो उसकी पूर्ति हो जाती, किंतु परिणाम विपरीत आने पर हानि की संभावना बढ़ जाती। इसी हानि को ही जोखिम कहा जाता है। जोखिम मतलब रिस्क, रिस्क मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें रिस्क लेके काम करें। अगर हो गया तो अच्छा है, लाभ मिलेगा, और नहीं हुआ तो हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। ये अनिश्चित है, तो ये होता है व्यवसायिक जोखिम। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ बोला है, भविष्य अनिश्चितता होने के कारण कल व्यवसाय में क्या होगा, कितने ग्राहक आएंगे, कितने कर्मचारी कार्य पर आएंगे, कितना विक्रय होगा, क्या कोई व्यापारी नहीं जानता। आज जो अच्छा उचित मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि कल भी वैसा ही उत्पादन होगा। यही है ना कि आज जो सामान अच्छा उत्पादन हो रहा है कल वो होगा कि नहीं होगा। आज मैं कम कीमत पर ज्यादा लाभ कमा रहा हूँ तो हो सकता है कल लाभ में कमाऊं ही ना। वस्तु की कीमत जो कम कीमत पर बेच रहा हूँ कल हो सकता है बहुत ज्यादा कीमत पर बेचूं। ग्राहक आज मेरे पास ज्यादा है तो कल ना के बराबर हो जाए। ये अनिश्चित है, कोई नहीं बोल सकता। आगे बोलता है इस अनिश्चितता के लाभ निश्चित होगा। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता को व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। अब आता है कि इस रिस्क पर यदि आप काम करते हो, रिस्क पर अगर काम करते हो तो भविष्य में हो सकता है आपको हानि की संभावना कम हो जाए, किंतु लाभ की संभावना बढ़ेगी, ये कोई नहीं बोल सकता। आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे को कल जाकर ये लाभ। आप इसका केवल अनुमान लगा सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा तो मेरे को भविष्य में इस प्रकार का लाभ होगा, इस तरीके से काम करूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा। क्लियर? उसके बाद आता है जोखिम से हानि कैसी होती है और इसके बारे में हम लोग
और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्यवसाय जोखिम में किस प्रकार की हानि होती है, व्यवसाय जोखिम कैसा होता है, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने। क्लियर है? तो जितना मैंने बताया उतना सही है कि व्यापार में सहायक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार के सहायक क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक, तो व्यापार के सहायक मैंने 5 से 6 पॉइंट अच्छे से डिटेल किया है, पूरा अच्छे से समझाया है, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद व्यवसाय जोखिम के बारे में जो मैंने बताया है, व्यवसाय जोखिम के बारे में भी आप पढ़ेंगे, और व्यवसाय जोखिम कैसी होती है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 में डिटेल करूँगा। क्लियर है?